आज फिर शुभ्रा का खत आया था। स्पीड पोस्ट से मैं हैरान था कि हर रोज तो मोबाइल पर इतनी बातें होती है, फिर खत लिखने की नौबत कैसे आ गई। दरअसल हमें मिले साल से ऊपर हो गया था, इसीलिए उसके गिले शिकवे बहुत बढ़ गए थे। भारी मन से मैं उसका खत पढ़ने लगा। उसके खत में शिकायतें, शिकवे, उलाहने थे। अगले पेज पर भी बदस्तूर एक दूसरे की जुदाई में गीली लकड़ियों की तरह सुलगते, पानी के बिना मछली की तरह तड़पते और साबुन की टिकिया की तरह घुलते जाने का जिक्र था। एक बात हर तीसरे वाक्य के बाद लिखी थी, कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगे ना, मुंह तो नहीं फेर लोगे। मैंने तो अपना तन मन तुम्हें समर्पित कर दिया, कहीं तुम भी मेरे पति की तरह तो नहीं करोगे। मेरे होकर भी फिर भावुक शब्दों में लिखा था, मैं यहाँ इतने लाखों इंसानों के बीच अकेली लगातार अपनी पहचान खोती जा रही हूँ। तुम में वह नजर आता है जो दूसरों में नजर नहीं आता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने में गर्व महसूस करूंगी। कहीं तुम बदलने तो नहीं लगे हो, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम हारने लगे हो। तुम मिले थे तो लगा था कि अब मेरा कोई है जिसके सहारे मैं जीवन को सार्थक ढंग से काट सकूंगी। अब लगातार तुमसे दूर रहकर एक अनसोचा डर मुझे खाए जा रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। अब तुमसे कब मुलाकात होगी? तुम मिलो तो दिल का सारा गर्द व गुबार उतरे। पिछले एक साल से शुभ्रा मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आई थी। दिन में कई बार फोन करती, अपनी कहानियां मुझसे डिस्कस करती। हमारे बीच हर किस्म का फासला था, उम्र का, स्थान का, ख्यालात का, नजरिए का। एक साल पहले दिल्ली में एक साहित्यिक गोष्ठी में शुभ्रा से मेरा परिचय हुआ था। उस गोष्ठी में मेरा महत्वपूर्ण आख्यान था। शुभ्रा की शिरकत भी एक वक्ता की हैसियत से थी। वह एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थी। उसके 2 कविता संग्रह आ चुके थे। विवाहित थी और 2 बच्चों की माँ थी। विश्वविद्यालय परिसर में बने विश्राम गृह में हमें ठहराया गया था। वहाँ हमारे कमरे आमने सामने थे। मेरे नाम से वह बहुत पहले से ही वाकिफ थी, क्योंकि मेरी कहानियाँ पिछले कई बरसों से अच्छी पत्रिकाओं में छप रही थी और मेरे 5 कहानी संग्रह भी छप चुके थे। अभी गोष्ठी का पहला ही दिन था और शुभ्रा ने मुझे ढूंढकर अपना परिचय दिया। मैं शुभ्रा वर्मा, आप तो मुझे जानते नहीं होंगे, मगर मैं आपको नाम व चेहरे से अच्छी तरह जानती पहचानती हूँ। मैंने मजाक में कहा, क्या मेरा नाम इतना बदनाम है कि बिना अपना परिचय दिए आपने मुझे पहचान लिया? नहीं सर, आपकी तो हमारे शहर की सभाओं में अच्छी धूम है। हम तो आपको आमंत्रित करने की योजना बना रहे थे। मैं तो समझती थी कि आप खासे बुजुर्ग होंगे, जैसा कि आपकी कहानियों की परिपक्वता से अंदाजा लगता था, मगर आप तो मुझसे भी जवान निकले। अजी, अभी तो मैं जवान हूँ, मगर आप भी कम हसीन नहीं हैं। बड़ी देर तक हम साथ साथ बैठे चाहते रहे। गोष्ठी के पहले सत्र के बाद शाम को हम कनॉट प्लेस की तरफ घूमने निकल गए। शुभ्रा का अंतरंग साथ पाने के लिए मैंने टैक्सी कर ली थी। इतने सारे लोगों की भीड़ होते हुए भी हम एक दूसरे में इतने खो गए थे कि सबसे किनारे होते गए और पहले ही दिन एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। शुभ्रा तो मेरे नाम की दीवानी थी। मेरी बहुत सी कहानियों की कटिंग उसने फाइलों में संभाल कर रखी हुई थी। कई कहानियों के अंत उसे पसंद नहीं थे। उनके बारे में हम बातें करते रहे। लगातार बातें करते वह जरा नहीं थकी थी। मेरी कई कहानियां उसे ज़बानी याद थी। इस वजह से भी मेरी उत्सुकता उसमें बढ़ गई थी। एक तो वह गजब की सुंदर थी और फिर बुद्धिजीवी भी। ऐसी स्त्रियां तो कहानियों में ही मिलती है। उसने लेखन के बारे में हजारों सवाल पूछे। वह ठहरी साहित्य में पीएचडी और मैं विज्ञान में स्नातक। साहित्य शुभ्रा के रोम रोम में बसता था। वह पागलों की तरह साहित्य को समर्पित थी। बस एक समस्या थी उसकी पढ़ने के मामले में। उसकी बात ठीक थी, मगर जब कुछ लिखने की बात आती तो कागज कलम दगा दे जाते थे।
उस शाम हम 10 बजे तक कनॉट प्लेस के गोल बरामदों में घूमते रहे। पहले दिन ही उसने अपने जीवन की सारी बातें मुझे बता दी और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी झांक लिया था। अकेले दिल्ली आने की यह उसकी पहली यात्रा थी। उसके पति महोदय को उसके साथ आना था, मगर ऐन वक्त पर एक दिन पहले उसे अपने बॉस के साथ कोलकाता जाना पड़ा। बच्चे अपनी मां को सौंपकर शुभ्रा इस 300 किलोमीटर के सफर पर अकेली चली आई थी। विश्वविद्यालय के सभागार में प्रेमचंद पर प्रवचन देने का लोभ वह रोक न पाई। शुभ्रा ने पीएचडी प्रेमचंद के साहित्य पर ही की थी। अगले दिन कवि सम्मेलन था जिसमें उसे भी कविता सुनानी थी। देश भर से चुने हुए साहित्यकार आमंत्रित थे। बार बार शुभ्रा का मुझे सर कहना अखर रहा था। मैंने कह दिया कि अब हमारी दोस्ती काफी गहरी हो चुकी है, अब तो मुझे सर कहकर न बुलाओ। शुभ्रा चहकी, नहीं सर, आप तो मेरे गुरु हैं। अब तो आपकी दीक्षा से ही मेरा कल्याण होगा। चाहे दोस्त समझिए या अपनी शिष्या, अब तो आप ही मेरा जीवन सार्थक करेंगे। भागते भागते मैं थक गई हूँ। आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण मुझे झिझक हो रही थी। इतनी सुंदर और सुशिक्षित स्त्री, उम्र में मुझसे 10 साल छोटी, सरकारी कॉलेज में लेक्चरर, मुझ साधारण व्यक्ति की इतनी इज्जत करती है। शायद मेरी कहानियों की वजह से ऐसी औरत का साथ पाने के लिए जैसे मैं बरसों से तरस रहा था। अब मेरी चिरसंचित इच्छा पूरी होने जा रही थी। अंदर ही अंदर मैं बुरी तरह कांप रहा था। कहीं यह बंद आंखों का सपना तो नहीं? उसके साथ कहां तक जा पाऊंगा मैं? शुभ्रा कहे जा रही थी, आपकी कहानियों की जान है आपकी सटीक व सधी हुई भाषा और आज के समय के अनुरूप आपके कथानक। आप पाठक को उलझाते नहीं, उसे सीधे समस्या की जड़ में लेकर जाते हैं। आपकी कथाओं में गजब की विविधता है। मैं सोचती थी कि यह आदमी कितनी जगह घूमता होगा। इतने अद्भुत स्थल, इतने अनोखे मंजर, देश दुनिया के हर धर्म व शेड के लोगों को कथा का पात्र बनाना। सर, आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ पत्रिकाओं के मैं सारे अंक खरीदती हूँ आपकी कोई नई कहानी पढ़ने के लिए। यू टच माई हार्ट सर। बाकी किताबें तो दिमाग को कंपाती है, मगर आपके पात्र सीधे मेरे मन को छूते हैं। खाना तो हम बाहर ही खा कर आए थे। गेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में अभी मेहमानों ने खाना खत्म नहीं किया था। कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे उनसे दूर रखने के लिए शुभ्रा मुझे अपने कमरे में ही ले गई। पजेसिव होने की इंतहा थी यह। मन ही मन मैं भी गहरे रोमांच में था। चाहता था कि हमारा यह संबंध प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम हो, मगर बहुत गहरे धंसने का मेरा इरादा नहीं था। मैं तो उसे नजदीक से छूकर महसूस करना चाहता था। हमारे बीच 1000 मील का फासला था। हम दोनों शादीशुदा थे, बाल बच्चों वाले थे। हमारी दोस्ती का आधार साहित्य ही था और एक्स फैक्टर था जो विपरीत लिंगों में अक्सर होता है कि वे एक दूसरे के प्रति बड़ी तेजी से खिंचे चले आते हैं। मगर बाद में शुभ्रा तो दीवानगी की हद तक मुझे पसंद करने लगी थी। इन 3 दिनों की गोष्ठी का एक एक पल मेरे साथ बिताना चाहती थी। दरअसल मेरी भी कमजोरी थी कि मैं भी उसके रूप पर मोहित हो गया था। इतना कभी किसी ने मुझे नहीं चाहा था। मैं चाहता था कि वह मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरा कचूमर निकाल दे। शुभ्रा कह रही थी, सर आपका तो पता नहीं, मगर मुझे आज मन की मुराद मिल गई है। आपको इतना करीब देखकर मैंने अपनी सभी वर्जनाओं और मर्यादाओं को तिलांजलि देने का मन बना लिया है। किसी भी कीमत पर मैं आपको सारी उम्र के लिए अपने लिए मांग रही हूँ। मेरा सब कुछ ले लो, मगर अपना साथ मुझे दे दो। आपके साथ मेरी गजब की केमिस्ट्री मिलती है। मैं जानती हूँ कि इतनी दूर रहकर हम एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े रह सकते हैं। आजकल मोबाइल है, पत्र व्यवहार है और फिर समय समय पर हम मिलेंगे। आप सब कुछ जानते समझते हैं।
मैं खुद ही स्वयं को आपको समर्पित कर रही हूँ। समाज इसे गलत समझता होगा, मगर आपको सदा के लिए अपने दिल में बसाने के लिए मैं इसे जरूरी समझती हूँ। हमारे बीच जिस्म की दीवार नहीं होनी चाहिए। मेरा स्वार्थ आपसे कुछ अनुचित काम करवाना नहीं है, मगर आपका साथ अब मुझसे छूटेगा नहीं। शुभ्रा मन बना चुकी थी। अब उसे कोई तर्क देकर समझाना संभव नहीं था। अंदर ही अंदर खुद मैं भी उसके रूप का दीवाना हो चला था। वह मेरे गले से लिपट गई और उस रात हमने दिल खोलकर एक दूसरे से प्यार किया। धनुष की प्रत्यंचा पर बाण सरीखी चढ़ी शुभ्रा ने दिल से मेरे सामने खुद को प्रस्तुत कर दिया। मैं तो यह देखकर रसविभोर हो गया कि साहित्य में लिखी जाने वाली ये बातें कभी मेरे साथ सच भी हो सकती हैं। मैंने शुभ्रा से कोई सवाल नहीं किया। उसने इस जिस्मानी प्रेम को लेकर एक ही तर्क दिया था कि दिमागी खुराफात के साथ साथ अगर हम में एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण भी होगा तो हमारा साथ कभी छूटेगा नहीं। आप मेरी तरफ खिंचे चले आएंगे। वे 3 रातें मैंने शुभ्रा के साथ असीम आनंद के साथ काटी। पहले मुझे लगा था कि शायद पति में कोई कमी होने के कारण शुभ्रा ने पहली ही नजर में मुझसे जिस्मानी संबंध बनाने का मन बना लिया हो, मगर जब उससे विस्तार में चर्चा हुई तो पता चला कि अपने पति से उसे कोई शिकायत नहीं थी। एक ही धर्रे का जीवन जीते जीते वह बोर हो गई थी। मुझे सामने पाकर उसे लगा कि 1000 मील का फासला पाटने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वह मुझसे आशिक व महबूब की तरह पेश आए। शुभ्रा के प्रस्ताव में कोई गंदगी नहीं थी। वह आज की औरत की तरह अपने पैरों से चलकर मंजिल तक पहुंचना चाहती थी। साहित्य में दूसरे आदमी के प्रति अतिरिक्त मोह को कागज पर उतारना अलग बात थी, मगर कुछ नया अनुभव करने के लिए शुभ्रा ने भी जिस्म की हदों से आगे देखने का साहस करना चाहा और वह कामयाब रही। चलते समय हमारा मन बहुत भारी था। हमें अपने अपने घरों को लौटना था। सपनों की दुनिया की अवधि कितनी होती है। आँख खुलते ही आदमी खुद को यथार्थ की जमीन पर पाता है। आज शुभ्रा के इस भावुक खत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे बीच आखिर कैसा रिश्ता है। शुभ्रा भी अपने उद्देश्य से भटक रही थी और मैं भी उसे ही सब कुछ मान बैठा था। ठंडे मन से मैंने उसे जवाब दिया, शुभ्रा, अपने सुंदर नाम के विपरीत तुम्हारा यह अरण्य रोदन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मान लो हमें समाज का डर न भी हो तो भी क्या, टीनएजर्स की तरह हमारा यह व्यवहार कहाँ तक उचित है। एक सही लेखक समाज को सच्ची राह दिखाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। एक बार हम बहक गए तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम कीचड़ से बाहर ही न निकले। अपनी सोच को साफ करो और साहित्य को मिशन की तरह समझो और स्वस्थ साहित्य की रचना करो। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, जिस्म हमराह बने तो इसे अपना समझो, ये अगर बीच में आए तो हटा दो यारो। तुमसे एक अच्छी कहानी के इंतजार में, तुम्हारा। सर, पत्र पोस्ट करते ही मेरे मन से सारा बोझ हट गया था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।